Hello all, I welcome you to the 12th lecture of this welding process. So if we talk about the theory portion, then this will be the last lecture in which I'm going to cover some theory part. And after this lecture, the whole syllabus will be completed. But I will also come up with some videos with the previous year questions and good numerical problems. So in today's lecture, we are going to cover the remaining types of welding processes and welding defects. And till now, we have covered the almost 95% portion of your welding topic. And now remaining 5% will be covered in this lecture. And after completion of this lecture, in next session, we will come. I will try to come up live, and in that session, I would like to solve some previous year questions as well as some good questions for your practice. So let's start with today's lecture. So in today's lecture, we are going to start with gas welding, or which is also called oxyacetylene welding. So uh, So what is this gas welding? Basically, we use acetylene as a source for generating high heat, and by using this heat, we do welding operation. So we all know that in fusion kind of welding, we need हीट सोर्स की जरूरत होती है जहां से हमको हीट मिले और फ्यूजन हो सके और वेल्डिंग प्रोसेस हो सके। यहाँ पे फ्यूजन के लिए क्या करते हैं हम, जो आपका एसिटिलीन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे कि काफी हाई अमाउंट में हीट हमें मिलता है, एंड दैट हीट इज यूज फॉर मेल्ट डाउन योर फिलर रॉड, और आपका एक तरीके से यहाँ पर वेल्डिंग मटीरियल जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो फाइनली कंप्लीट होता है। सो थोड़ा सा पहले गैस वेल्डिंग के बारे में और डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे दो, एक सिलेंडर है जिसमें एसिटिलीन होता है, दूसरा सिलेंडर ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जनरली बड़ा होता है, ज़्यादा अमाउंट में हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन आपका ज़्यादा होगा, एसिटिलीन कम होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है एसिटिलीन के स्टोरेज में। वी ऑल नो दैट एसिटिलीन इज अ वेरी फ्लेमेबल गैस, राइट? और दूसरी चीज, आप एसिटिलीन को ज्यादा प्रेशर में नहीं, प्रेशराइज करके नहीं रख सकते हैं। तो और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से फ्लेमेबल गैस होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एसीटोन रखते हैं। एसिटिलीन बेसिकली गेट एब्जॉर्ब्ड इन एसीटोन। तो एसीटोन में आपका जो एसिटिलीन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और थोड़ा सा एसिटिलीन का जो प्रेशर है, अब चूंकि एब्जॉर्ब ही हो रहा है डायरेक्टली, एसिटिलीन वहाँ पे फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो हम प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे जो एसिटिलीन का एक तरीके से जो सॉल्युबिलिटी है एसीटोन में, जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इनसाइड एसीटोन, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अगर देखोगे तो एसिटिलीन और सिलेंडर का जो पेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा स्लाइटली हम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद एक दो चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो वॉल्व यहाँ पे यूज होता है एसिटलोन में, एसिटिलीन वाले सिलेंडर में, तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है वो मेड ऑफ स्टील होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का वॉल्व यहाँ पे इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि एसिटिलीन कॉपर से रिएक्ट करके एक काफी एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर हम कॉपर का वॉल्व नहीं यूज कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी यूज ब्रास, क्योंकि ब्रास जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई ऐसा एक तरीके से ऑक्साइड वगैरह नहीं बनाता है। तो ये जो वॉल्व होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो वॉल्व होता है वो मेड ऑफ ब्रास होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो सही रहेगा। ओके। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, इसके हम टेम्परेचर को और फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं विद द अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ योर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के सप्लाई को हम कंट्रोल करके, इस गैस एसिटिलीन के सप्लाई को कंट्रोल करके हम यहाँ पर जो फ्लेम की प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम रेट ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन डिफरेंट फ्लेम कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड देन दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑल्सो। सो यहाँ पर जो अलग अलग फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली ये फ्लेम जो है इनका अलग अलग एप्लीकेशन भी होता है। तो एक एक फ्लेम को हम पहले देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट फ्लेम यहाँ पे जो है, दिस इज नोन एज योर
कार्बोराइजिंग फ्लेम। सो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका रेशियो होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वॉल्यूम रेशियो में यहाँ पे लिखूंगा। तो वॉल्यूम रेशियो में जो ये O2 एंड एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है। ओके, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। ओके, सो इस फ्लेम को हम कहते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। और यहाँ पर इसका, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। और मोर और लेस आप देखोगे तो जो भी फ्लेम यहाँ पे जनरेट होता है तीनों टाइप के टर्म, एक होता है आपको कार्बोराइजिंग, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक आपका न्यूट्रल। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, तीनों फ्लेम के जो आउटर टेम्परेचर होते हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं 1275 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एकदम आउटर की बात है 1250 आप बोल सकते हो, इसी के आसपास होता है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं आता। बट जो इनर कोन है, जहाँ पे कंबशन, प्योर कंबशन होता है, जो ब्लू फ्लेम, इनर ब्लू फ्लेम होता है यहाँ पे अंदर, तो उसका टेम्परेचर जो है वो आपके कार्बोराइजिंग फ्लेम का अलग होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का अलग होता है और न्यूट्रल फ्लेम का अलग होता है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा कंप्लीट कंबशन होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है, जो कि आपने मेंशन है, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। In case of carbohydrate flame, the highest temperature of flame is 2900, and in case of your neutral flame, it is about 1300 degrees Celsius. Now there are different applications of these three kind of flame. So मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। तो पहले अगर आप ये कार्बोराइजिंग की बात करोगे, अलग दूसरे साइड में यही लिख देता है। So in case of कार्बोराइजिंग, ये जो आपका यूज होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लीट कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो जो आपका बेड फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन, फ्री कार्बन थोड़ा सा कंटेंट बढ़ जाता है, इसलिए जो आपका बेड होता है वो थोड़ा सा ब्रिटल भी होता है। जो बेड आपका बनता है फाइनल वेल्डिंग बस थोड़ा सा ब्रिटल होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली कंबशन नहीं हो रहा है। और जो आपका ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कहाँ यूज करते हैं। हाई कार्बन स्टील के लिए इसको जनरली यूज किया जाता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम को। उसके बाद जहाँ पे मतलब कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो, जैसे कास्ट आयरन। ठीक है, हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन के लिए आप यूज करोगे कार्बोनाइजिंग फ्लेम को। आप जनरली याद रखना है कार्बोनाइजिंग में आपका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, तो कार्बन कंटेंट रहता है आपके बेड में, और उसी से कोरिलेट कर दीजिए, तो ये इसको हाई कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन के वेल्डिंग में यूज करते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है ये आपको बेसिकली यूज करते हैं फॉर, यहाँ पर सिंपल आप एलॉयज के लिए यूज करते हैं। और किसके एलॉयज के लिए? कॉपर और जिंक के। ठीक है, तो एलॉयज, कॉपर और जिंक के एलॉयज के लिए अगर आपको यूज करना है तो वहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। और नाउ सी जो न्यूट्रल फ्लेम है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लो कार्बन स्टील के लिए होता है। ठीक है, तो जितने लो कार्बन स्टील्स होते हैं वहां पर आप न्यूट्रल फ्लेम को यूज करोगे। तो वेल्डिंग में किसका कहाँ एप्लीकेशन होता है ये भी चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद फ्लेम का टेम्परेचर क्या होता है ये भी यहाँ पे मेंशन है। ये चीज़ सारी चीज़ आपको पता, यहाँ पर जानकारी के लिए होना चाहिए आपको पता। एक चीज़ और हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो एक बार रिएक्शन में आप लिख देते हैं कितना हीट उसे प्रोड्यूस होता है और रिएक्शन क्या है। तो ये होता है आपका एसिटिलीन। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है आपका, ये पहले मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद आपके यहाँ पर बनता है CO2। थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, सॉरी, पहले कंप्लीट कंबशन नहीं होगा फर्स्ट स्टेज में, तो CO बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बचा है यहाँ पे? H2।
और प्लस डेल्टा एच, ये जो हीट है। ठीक है, और ये जो हीट होती है ये फर्स्ट स्टेज में लगभग 448 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन होता है, सॉरी, ये वाला H2 है, यही रिएक्ट करेगा, देन O2, बैलेंस करने के लिए इसको 2 लिख दीजिए। और फाइनल जो आपका रिएक्शन होता है इसमें आपका CO2 और पानी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इक्वेशन देख लेना, बैलेंस होना चाहिए, डेल्टा एच हीट। और जो ये सेकेंड वाला जो रिएक्शन है इसमें आपको ज़्यादा हीट मिलती है फाइनल। तो 812 किलो जूल पर मोल इसके आसपास। ओके, सो दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आपके एसिटिलीन ऑक्सी जो वेल्डिंग होता है इसके अंदर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप आपको हीट मिलता है। ओके, तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है आपका आउटर फ्लेम पे होता है और यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आप क्वेश्चन करोगे कि जब यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो भाई टेम्परेचर क्यों आउटर फ्लेम का कम होता है? तो क्योंकि वहाँ पे एरिया भी बढ़ जाता है, तो स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ कोई चीज़ बच तो नहीं गई यहाँ पे, पीछे देख लेते हैं। कार्बोराइजिंग में बता दिया था आपको। ऑक्सीडाइजिंग में यहाँ पर O2 और C2H2 एक से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल में O2 और C2H2 इनमें एक के बराबर होता है। ये जो कम है ये लगभग आपका 0.85 से 0.9 के बीच में होता है। ठीक है, मोर और लेस इतना ही होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो गैस वेल्डिंग टेक्निक होती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दो तरीके की वेल्डिंग टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक आपका फोर हैंड वेल्डिंग होता है, एक होता है बैक हैंड वेल्डिंग। तो दोनों की एक बार खासियत देख लेते हैं क्या है। तो फोर हैंड वेल्डिंग में आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और आपका जो टॉर्च है, टॉर्च का इंक्लिनेशन जो है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और फिलर रॉड आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले यहाँ पर प्री हीटिंग हो रही है। ये आपका टॉर्च है, तो पहले ये यहाँ पे पहले टॉर्च एक तरीके से आगे अगर आप बढ़ोगे तो टॉर्च हीट करेगा, और हीट करने के बाद फिर आपका वेल्डिंग रॉड यहाँ पर वेल्डिंग जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। तो एक तरह से फोर हैंड वेल्डिंग में क्या हो रही है, प्री हीटिंग हो रही है। ओके, सो इन केस ऑफ फोर हैंड वेल्डिंग वी आर ऑब्जर्विंग प्री हीटिंग। ओके, सो प्री हीटिंग से यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि आपका जो रेट है ना, जो रेट है वो एक तरीके से रेट जो है वो कंट्रोल होता है, तो इससे आपको वेल्डिंग प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी मिलती है। जो कूलिंग रेट है वो यहाँ पर कंट्रोल्ड में, वो ज़्यादा शार्प नहीं होगा, तो इससे जो प्रॉपर्टी है वेल्ड का वो अच्छा रहेगा, डक्टिलिटी वगैरह वो प्रॉपर्टी अच्छी रहती है। यहाँ प्री हीटिंग हो रही है, तो प्री हीटिंग कैसे आप बता रहे हैं, टॉर्च देखिए पहले कांटेक्ट में आ रहा है, इसके बाद इसी डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो पहले टॉर्च हीट करेगा। ठीक है, बाद में यहाँ पे वेल्डिंग होगी, तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद दूसरा वाला देखिए, इसको बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। सो देखिए, टॉर्च टॉर्च का इंक्लिनेशन और आपका स्पीड दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से जो वेल्डिंग वाला रॉड है, जो यहाँ पे वेल्डिंग रॉड है वो पहले है और टॉर्च बाद में। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहोगे कि भाई एक तरीके से प्री हीटिंग तो यहाँ पर होता है, यहाँ पे पोस्ट हीटिंग हो रहा है, बाद में रीहीटिंग जिसको कहते हैं, रीहीटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रीहीटिंग से क्या होगा कि भाई आपका जो रेजिडुअल स्ट्रेचेस वगैरह होगा वो रिलीव हो जाएगा। ठीक है, अब होता है क्या है कि कास्ट आयरन जो होता है ना, कास्ट आयरन को बेसिकली इस वाले टेक्निक से वेल्ड करते हैं प्री हीटिंग के लिए, क्योंकि कास्ट आयरन में अगर कूलिंग रेट जो है वो थोड़ा सा अगर दाएं बाएं हो गया, मतलब कूलिंग रेट अगर फास्ट हो गया, तो कार्बन जो है वो आपका एक तरीके से सडन कूलिंग की वजह से मार्टन साइड का उसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफी ब्रिटल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो कास्ट आयरन की अगर आपको वेल्डिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ गैस वेल्डिंग, देन वी फॉलो फोर हैंड टेक्निक। तो कास्ट आयरन
is is welded with forehand technique. ठीक है, ये चीज थोड़ा याद रखने वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर गैस वेल्डिंग। ठीक है, और लगभग हर तरीके के मेटल्स और एलॉयज के लिए लगभग ये यूज होता है। ओके, सो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पर हमने देख ली। अब आगे जो बाकी जो प्रोसेस जो सॉरी जो बाकी के कैटेगरीज बची हुई हैं आपके वेल्डिंग के, उसको भी देख लेते हैं। तो अब हमें अगला जो टॉपिक कवर करना है वो है आपका रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग टेक्निक्स। तो रेडियंट एनर्जी मतलब क्या, जहाँ पर आपको जो एनर्जी मिल रही है, अगेन यहाँ पे एनर्जी किसके लिए चाहिए आपको। फ्यूजन वेल्डिंग में हमने आपको बताया था कि हमें हीट चाहिए होता है आपके फिलर रॉड को या फिर आपके जो भी मटेरियल वेल्ड करना है उसको मेल्ट डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमको हीट मिलेगी वो एक तरीके से रेडियंट जो रेडियंट एनर्जी वहाँ से मिलेगा। यहाँ पर दो आपकी रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग टेक्निक्स हैं, एक आपका लेजर है, दूसरा ईबीएम है। तो पहले लेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेजर क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। तो लेजर का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सो लेजर इज अ कंसंट्रेटेड बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ठीक है, नाउ यू कैन सिंपली आस्क दैट वी हैव नॉर्मल लाइट, जैसे ये बल्ब जल रहा है, सनलाइट है, नॉर्मल लाइट है, तो उसको क्या हम एज अ लेजर यूज कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मल लाइट होता है उसमें आपको पता है कि उसमें कई वेव्स होते हैं और कई कलर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, और इसलिए आपको ऑर्डिनरी लाइट को कोलिमेट करना आसान नहीं होता। कोलिमेट मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए लेट्स से ये आपका लाइट है, तो इसमें कुछ वेव का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, कुछ का इधर होगा, कुछ का इधर होगा, वाइब्रेशन का कुछ का अलग होगा। नाउ व्हाट वी वांट कि भाई इन सारे वेव का जो फेज है वो यूनिडायरेक्शनल हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिससे आप यूनिडायरेक्शनल फेज में किसी भी वेव को कन्वर्ट करते हो उसको एक तरीके से कोलिमेट कहते हैं, कोलिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट का एक तरीके से जिसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग आपका फेज है, उसको कोलिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट कर तो लोगे आप, बट इंटेंसिटी लूज हो जाती है, और इंटेंसिटी इज मेजर यहाँ पर पार्ट है जो आपको हीट यहाँ पर सप्लाई करेगी। तो इंटेंसिटी लूज हो जाती है, फिर वो किसी काम का नहीं। अब यही चीज अगर आपके पास कोई ऐसी लाइट हो, कोहेरेंट लाइट हो एकदम ऐसे इस टाइप के, अब इसको जब आप किसी एक तरीके से इसको अगर कंजर्व करोगे तो सारे एक पॉइंट पे कंजर्व हो गए। अब देखिए इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए जो लेजर है उसमें जितने ये लेजर जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट रेडिएशन होता है। ठीक है, और कोहेरेंट रेडिएशन को जब आप एक तरीके से लेंस से जब कंजर्व करते हो तो एक पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी इतने एरिया में था वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाती है, और उस जो इंटेंसिटी है वो यूज हो जाता है आपके मटेरियल को मेल्ट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। ओके, तो ये अब लेजर को समझ में आ गया। नाउ लेजर बीम इज अ हाई एनर्जी सोर्स ऑफ हीट यूज टू मेल्ट इवन इवेपोरेट। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि मेल्टिंग के साथ साथ आपका इवेपोरेशन भी हो सकता है। ठीक है, इवेपोरेट द जॉइंट्स फॉर फ्यूजन वेल्डिंग, और यहाँ पे ये भी फ्यूजन वेल्डिंग का टाइप है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर फ्यूजन वेल्डिंग। नाउ इन लेजर बीम वेल्डिंग टू टाइप्स ऑफ लेजर, यार नहीं हो गया, two types of lasers are generally used. They are solid state and gas laser. तो दो तरीके लेजर बेसिकली आप लेजर वेल्डिंग में यूज करते हो, एक सॉलिड स्टेट और एक गैस लेजर। ठीक है, ये गैस लेजर सॉलिड स्टेट क्या है कि जिसमें सॉलिड स्टेट के थ्रू आपको लेजर प्रोड्यूस हो रहा है, एक में गैस लेजर मतलब गैस के थ्रू लेजर प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो भी मैं आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इतना डिटेल में मैं नहीं जानना लेजर कैसे प्रोड्यूस होता है, लेजर का काम क्या है, वो एक तरीके से अलग ही स्टडी हो जाती है। हमें यहाँ पे लेजर वेल्डिंग के बारे में क्यों। सो पावर रेटिंग जो है वो आपका सॉलिड स्टेट लेजर का लगभग, ये थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, वो आपका लगभग 2 किलोवाट होता है, और आपका जो गैस लेजर है उसका लगभग 20 किलोवाट के आसपास होता है। ओके,
खासियत क्या होती है लेजर वेल्डिंग की, जो हीट concentration होता है at workpiece is very high, and because of this we can obtain good depth of penetration, and welding speed can also be increased. And because of high heat concentration, एक पॉइंट पे आपका हीट इफेक्टेड और वेल्ड स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हीट इफेक्टेड जोन यहाँ पे काफ़ी कम होता है इन केस ऑफ लेजर बीम लेजर वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, तो एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सुपर एलॉयज और एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो दो मैंने यहाँ पे लिखा है, दो टाइप के जो लेजर है, सॉलिड स्टेट और गैस लेजर। लेजर बनता कैसे है बेसिकली, तो सॉलिड स्टेट में लेजर क्या होता है कि हम यहाँ पर रूबी क्रिस्टल यूज करते हैं। अब ये रूबी क्या होता है, तो बेसिकली रूबी क्या होता है, L2O3 और Cr2O3 का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इनको ये मिक्सचर होता है, और यहाँ पर जो Cr2 है इसका परसेंट, जो एक तरीके से ये जो L2O3 है, इसमें जो Cr2O3 एक तरीके से आप कह सकते हो कि एज अ डिफेक्ट होता है, आप कह सकते हो, क्योंकि इसका परसेंटेज लगभग 0.05% होता है। केवल इतना अमाउंट होता है Cr2O3 आपके L2O3 में, और इसी की वजह से उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ Cr2O3 डिफेक्ट, जिसको आप कह सकते हो, इम्प्योरिटी बोल सकते हो सिंपली। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्यूब होती है, ओके, और इस ट्यूब के ऊपर एक लाइट सोर्स होता है, जो इसके ऊपर ऐसे राउंड राउंड, एक तरीके से, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, इससे थोड़ा सा चीज और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देर इज अ इल्यूमिनेटेड, या फिर कह सकते हो कि एक रॉड है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से ये जो येलो, जो मैं यहाँ पर एक तरीके का जो राउंड शेप में एक जो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज अ लाइट सोर्स। ठीक है, और ये जो रेड कलर का है ये आपका रूबी है। जो रेड कलर का आपको जो सिलिंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है, दिस इज योर रूबी, and it is covered with a light source, and this is your light source, and this is your reflecting surface, एंड ये वाला जो सरफेस है ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से लाइट अंदर जाएगी, जो ये येलो वाला जो पोर्शन आपका पड़ा है, ट्यूब जो है, यहाँ से लाइट आपकी अंदर जाएगी रूबी में। ओके, एंड this light will excite the molecules of this ruby. Okay, and because of excitements क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, एक्साइटमेंट में क्या होता है, एक्साइटमेंट की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन है हायर सेल्स में जाते हैं। ठीक है, और फिर वो वहां से लोअर सेल्स में आते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर एक बेटा स्टेट भी होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़नी है, इतना बस ध्यान में रखिए कि जब आप लाइट यहाँ पर जाती है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो एक तरीके से जो एनर्जी है वो फोटोन के इन वे ऑफ फोटोन दे रिलीज एनर्जी। ओके, and that photon again energize another molecule. In this way, stimulated radiation starts, and this rays, when this all stimulated rays passes through this, so this is your partially reflecting surface. So 50% to 60% ये रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी जो यहाँ से जो लाइट निकलती है, दैट इज योर कोहेरेंट लाइट, और ये एज अ लेजर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट रूबी आपका वर्क करता है। और जो गैस लेजर होता है उसमें जनरली अलग अलग गैसेस को यूज करते हैं, और जिनको विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल हम उनको एक्साइट करते हैं। तो जनरली ज़्यादातर एक तरीके से CO2 भी यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल हम उसको एक्साइट करते हैं। और उसके बाद भी जो प्रिंसिपल है आगे फिर लेजर प्रोड्यूस होने का, वही मोर और लेस वहाँ पर भी सेम ही। ठीक है, एक्साइटमेंट के बाद मॉलिक्यूल्स एक्साइट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर में आएंगे, फिर आपका एक तरीके से फोटोन जो एमिट होगा,
फिर वही कोहेरेंट जो कोहेरेंट आपको रेज बाद में मिलेगी वही आपकी रेजर कहलाएगी। तो इस तरीके से गैस लेजर वर्क करता है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, एक तरीके से आइडिया हो गया कि हाँ सॉलिड लेजर ऐसे काम करता है। ठीक है। अब बाद में इस लेजर को आप यहाँ पर लेंस लगा कंसंट्रेट कर दो। जब कंसंट्रेट, जैसे लाइट में आप बचपन में करे होंगे कि लेंस यूज करके पेपर जलाना, तो ऐसे ही जब इसको कंसंट्रेट कर देते हो तो लाइट में, अब लाइट में सनलाइट में तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में फेज अलग अलग है, अलग अलग कलर के लिए। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि कोहेरेंट सोर्स है ये। ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स पे जब आप इसको कन्वर्ट करोगे एक पॉइंट पे तो काफी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, और उसी इंटेंसिटी को, उसी हीट को यूज करके हम वेल्डिंग ऑपरेशन एक तरीके से यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेजर वेल्डिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो नाम से ही पता समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हीट सोर्स क्या होगा। यहाँ पे हीट सोर्स आपका हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है। अब ये कैसे यूज हो, कैसे काम करता है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। So the heat source in electron beam welding for melting the joint is a focused beam of high velocity electrons. Okay, so this is setup, थोड़ा पहले setup देख लेते हैं। So this is your cathode. Cathode is what? This is electron gun. Thermionic emission होता है यहाँ पे। ठीक है। और थर्मियोनिक इमेजन मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते बिल्डिंग, काफी डिटेल में उस सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैथोड और इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और यहाँ पे एनोड है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट होंगे। ठीक है। एक्सेलरेट होगा। अब यहाँ पे पैसेज होगा, पैसेज के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे। नाउ वी विल यूज डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग डिवाइस यूज करते हैं, अरेंजमेंट यूज करते हैं टू फोकस दिस इलेक्ट्रॉन बीम। वी वांट टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन बीम, तो ताकि एक सिंपल पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की रेज मिल सके। ओके। यहाँ पे पोजिशनिंग के लिए ये एक सेटअप यहाँ पर यूज करते हैं। और बेसिकली जो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम लेंस यूज करते हैं रे को कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पर हम मैग्नेटिक लेंस यूज करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट पे। और जहाँ पे ये कन्वर्ज होता है वहाँ पे अब काफी हाई वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हिट करेंगे। ओके। तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा और यहाँ पे टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा, और एक तरीके से पिन होल फिनोमेना के थ्रू यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ईवीएम है, सॉरी मशीनिंग नहीं है ये, ईवीडब्ल्यू है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो फ्यूजन हो गया यहाँ पे। ठीक है। फ्यूजन हो गया और आपके जो मेल्ट, दोनों सरफेस में मेल्ट हो गए। मेल्ट होने के बाद जो सॉलिडिफाई होंगे तो एक तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। सो ये है आपका ईवीएम। ओके। तो ये सेटअप था। नाउ कुछ यहाँ पे और जानकारियां ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन बीम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है। एक पॉइंट पे, और वो काफी नैरो रीजन है, तो इसमें हीट इफेक्टेड जोन्स होता है वो काफी कम होता है, और यहाँ पे भी अच्छी खासी वेल्ड स्पीड हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है। तो वेल्ड स्पीड अगर यहाँ पे देखोगे तो 125 से 200 mm पर सेकंड की वेल्ड स्पीड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और जो वर्किंग कंडीशन होती है आपके इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की, दैट इज वी यूज हाई वोल्टेज फॉर दिस। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, और वो जनरली हम 30 टू 175 किलो वोल्ट के बीच में यूज करते हैं। लो करंट यूज करते हैं 50 टू 1000 मिली एम्पियर। एंड जो आपके वोल्टेज है वो डिसाइड करता है कि कितने वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन हिट करेगा और कितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे मेंटेन होगा। तो वोल्टेज से ही वो चीज डिसाइड होती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो आपका वेलोसिटी है वो आपका इलेक्ट्रॉन का 50,000 से 2 लाख 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर जो डेप्थ टू विड्थ जो रेशियो है वो 10:1 से 30:1 तक मेंटेन हो सकती है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। एक चीज और, आई थिंक लेजर बीम में मैंने ये चीज नहीं बताई थी। तो यहाँ पे लेजर बीम के लिए डेप्थ टू विड्थ जो रेशियो है वो आपका 4:1 टू 10:1 तक मेंटेन हो जाती है। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम है वहां पर डेप्थ इनटू विड्थ रेशियो, तो देखते हैं कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। और वेल्डिंग स्पीड मैंने आपको बताया था। ये प्रोसेस हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है, और इसको यूज करने के लिए हमको वैक्यूम चेंबर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो पूरा सेटअप होता है ये वैक्यूम में अगर नहीं होगा तो बीच में क्या होगा, आपका एयर वगैरह होंगे, सराउंडिंग गैसेज होंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आधी एनर्जी तो वहीं वेस्ट हो जाएगा उसका, जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल से इम्पैक्ट होने के बाद।
ठीक है, और एक तरीके से अपने पास से डेविएट भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी जनरली यूज दिस सेटअप इन अ वैक्यूम। ठीक है, तो पूरा सेटअप ये वैक्यूम में होता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। तो नॉर्मली ये हर जगह यूज नहीं होता, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगहों पर ही हम ईवीएम को यूज का ईवीडब्ल्यू को यूज करते हैं। सो लाइक न्यूक्लियर मिसाइल, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, where we use this kind of technique for welding of titanium and super alloys। ठीक है, तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, अब एक यहाँ पर केमिकल वेल्डिंग में आपका गैस वेल्डिंग हमने देख लिया, एक और वेल्डिंग बचता है वो है थर्माइट वेल्डिंग। सो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग, इस पर भी क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं। तो थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है? थर्माइट वेल्डिंग इज अ प्रोसेस विच इज ट्रेडिशनली यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ वेरी थिक प्लेट्स। The heat source utilized for fusion in thermite welding is the exothermic reaction of the thermite mixer। अभी thermite mixer क्या होता है हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो थर्माइट मिक्सर एक तरीके से एक मिक्सर होता है जिसको जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दे देते हैं तो उसके बाद एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जो ये रिएक्शन होती है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। तो थर्माइट मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए सबसे पहले हमें हीट सोर्स की जरूरत पड़ती है। ये अपने से जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इग्नाइट नहीं होता है, इनको इग्नाइट करने के लिए हमको एक हीट सोर्स की जरूरत पड़ती है। वो हीट सोर्स आपका क्रैकर वगैरह किसी से आप दे सकते हो, और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है जिससे आपको ज्यादा अमाउंट में हीट मिलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होती है। वो चीज अभी हम देखेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द इंटीमेटली मिक्स्ड थर्माइट पाउडर इज ब्रॉट टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस, देन थर्माइट रिएक्शन स्टार्ट। ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है? आपका रेल रिपेयरिंग ट्रैक के लिए, बिल्डिंग ऑफ लार्ज साइज प्लेट एंड ब्रोकन कास्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग के लिए। जो हमारे पास जो थर्माइट ज्यादातर थर्माइट जो मिक्सर यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो जनरली सबसे ज्यादा जो आयरन के थिक आयरन प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम जो मिक्सर यूज करते हैं उसके उसका मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखना चाहूंगा। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपका थर्माइट मिक्सर है। ठीक है, अब लेट्स से कि आपका जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, वहां पर हम किसी तरीके से इसको पहुंचा दिए। फिर क्या होगा? फिर आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। अब रिएक्शन क्या होता है ये भी लिखते हैं। ओके, सो 3Fe3O4 प्लस 8Al इक्वल टू, रिएक्शन के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है प्लस 4Al2O3 एल्यूमिना, जो कि फ्लोट होकर ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे जो हीट निकलती है वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मेगा जूल पर। तो आप देख सकते हैं कितना अमाउंट में निकल रहा है। और अगर बाद में अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा देखोगे तो मोर और लेस 35 किलो जूल एनर्जी हमें पर केजी ऑफ थर्माइट मिक्सर से मिलता है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपका यूज हो जाता है आपके वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये देख लो, आप अरेंजमेंट देख लो, यहाँ से आपका मिक्सर जाएगा, इसमें अंदर पोर करोगे। ठीक है, ठीक है, और बेसिकली ये रिमोट एरिया में भी यूज हो सकता है जहाँ पे आपको इतनी ज्यादा मशीनरी वगैरह नहीं ले जा सकते। तो सिंपल एक बॉक्स होता है इसका, तो बॉक्स आप देख ही रहे। इस बॉक्स में दो जिस पीस को ज्वाइन करना है उसको अंदर रख दिया, ऊपर से थर्माइट मिक्सर डाल दिया, और क्रैकर्स यूज करते हैं हम इसके इग्निशन टेम्परेचर तक इसको पहुंचाने के लिए। आप क्रैकर्स यूज करके टेम्परेचर तक पहुंचा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा? आपका जो ये वाला पोर्शन है, आपका जो ये एफ है, यहाँ पर एक तरीके से इस पोर्शन में आपका फेरस आ जाएगा जो कि ज्यादा भारी होता है, और जो एल्यूमिना वाला पार्ट है वो लाइट होता है, डेंसिटी कम होती है, तो ऊपर फ्लोट होता है, उसको बाद में आप निकाल भी सकते हो। तो इस तरीके से आपका थर्माइट वेल्डिंग काम करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं। और भी थर्माइट मिक्सर जनरली हम यूज करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का भी हम थर्माइट मिक्सर यूज करते हैं, जो कि कॉपर वगैरह के कंपोनेंट को अगर ज्वाइन करना है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ज्यादातर यूज आपका ये जो ये फेरस थर्माइट मिक्सर उसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, यहाँ पे दोनों को मिक्स करने का, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Fe3O4 अपॉन एल्यूमिनियम। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वो 8:1 का होता है बाई मास।
ये याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनका रेशियो कितना होता है। तो 8:1 का बाई मास, बाई वॉल्यूम नहीं है, याद रखिएगा ये बाई मास है। तो ये रेशियो होता है इस थर्माइट मिक्सर का। ठीक है। सो इसमें और कुछ तो बाकी नहीं है, हाँ लगभग इतना ही था थर्माइट वेल्डिंग में जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब जो एक और जो लास्ट यहाँ पर टाइप ऑफ वेल्डिंग बचता है वो है आपका ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। ठीक है। तो इसको आपको याद होगा, तो इसको हमने रखा था जब हमने क्लासिफिकेशन करा था। तो ये वाली जो कैटेगरी आई थी, ये किस में आई थी आपको याद होगा। ठीक है। तो इसको हमने मिक्स कैटेगरी में रखा हुआ था, अगर आपको याद हो। तो इसको हमने एक तरीके से, एक होमोजीनियस था आपका, एक हेट्रोजीनियस था। तो इसको हमने हेट्रोजीनियस में रखा हुआ था। ठीक है। एक बार आपको टाइप दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस अगर यहाँ पे देखिए आप, तो आपका सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे दोनों फेज होता है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस यहाँ पे। और सॉरी, एक तो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज होता है, दूसरा इसको होमोजीनियस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फिलर आप यूज करते हो, जो फिलर रॉड यूज करते हो, और जो बेस मेटल है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इसको हेट्रोजीनियस रखा गया है और कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों होते हैं। यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फ्यूजन में हमने क्या पढ़ा, फ्यूजन होमोजेनियस होता है कि फिलर रॉड वही होता है जो आपका वेल्ड मटेरियल होता है, और दूसरी चीज बेस मटेरियल होता है, सॉरी। और होमोजेनियस इसलिए उसको कहते हैं, और वो लिक्विड स्टेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सॉलिड स्टेज में क्या होता है, ये ऑटोजेनियस होता है, इसमें आपको किसी भी फिलर रॉड की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको ऑटोजेनस बोलते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब क्या है कि आपका जो फिलर मटेरियल है और जो आपका बेस मटेरियल है, ये अलग अलग है, मतलब हेट्रो हो गया। और होमो मतलब क्या हो गया कि आपका जो बेस मेटल है और जो आपका फिलर है, वो दोनों सेम है। ठीक है। उसके बाद स्टेट स्टेट की बात करोगे तो फ्यूजन वेल्डिंग में लिक्विड स्टेट होता है, और ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है। इन केस ऑफ वेल्डिंग में सॉलिड स्टेट में आपका एक सॉलिड स्टेट ही होता है केवल। ठीक है। सॉलिड लिक्विड क्यों बोला गया है ब्रेजिंग सोल्डरिंग को, अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, विच इज ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो ब्रेजिंग बेसिकली क्या होता है, सिंपल, ये भी एक वेल्ड टेक्निक है। ब्रेजिंग इज अ coalescence of a joint with the help of filler metal whose liquidus, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो फिलर मेटल है, ध्यान से पढ़िए, जो फिलर मेटल है उसका जो लिक्विडस टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। डिग्री यहाँ पे लगा देना, 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। बट जो बेस मेटल है उसका जो आपका सॉलिडस टेम्परेचर, बट ये जो टेम्परेचर है ना 450, जो आपका बेस मेटल है उसके सॉलिडस टेम्परेचर से कम है, याद में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बेस मेटल है वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, और जो आपका फिलर मटेरियल है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सॉलिड लिक्विड दोनों फेज यहाँ पे लिखा हुआ था, आप जब मैं क्लासिफिकेशन वाला स्लाइड आपको दिखा रहा था तो। ठीक है। और यहाँ पे जो फिलर मेटल होता है, ये देखिए आपने वेल्डिंग में देखा होगा, जब हम बात कर रहे थे आपका जब स्टिक वेल्डिंग वगैरह की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके किस तरीके से, किस मोड से आपका जो मेटल ट्रांसफर होता है। यहाँ पर जो फिलर मेटल से जो मेटल ट्रांसफर होता है फॉर ज्वाइनिंग ऑपरेशन, दैट हैपेंस बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जो आपका सरफेस टेंशन फिनोमिना होता है, सरफेस टेंशन फिनोमिना की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होते हैं वहां पर आपका जो फिलर मेटल जो मोल्टेन फॉर्म है वो वहां तक पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि जो रीजन होता है वो काफी नैरो होता है। और नैरो रीजन के लिए आपका सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी इफेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैपिलरी एक्शन है उसके थ्रू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिलर मेटल जो है वो आपके ज्वाइंट में ट्रांसफर होता है, तो आप कहोगे ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काफी नैरो रीजन्स होते हैं, काफी स्मॉल रीजन्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और वहां पर सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू योर
ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप डिसिमिलर मेटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, दो यहाँ पर जो मेटल है उसको बेसिकली ये ज्वाइन करने के लिए नहीं यूज होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता नहीं है, आपका बेस मटेरियल मेल्ट हो नहीं रहा है, तो डिस्टॉर्शन यहाँ पे कम रहता है। कुछ ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसी समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो सिंस द फिलर मेटल रीचेज द जॉइंट बाय कैपिलरी एक्शन, अब कैपिलरी एक्शन हो रहा है मतलब सरफेस टेंशन का यहाँ पर रोल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका जॉइंट है वो उसकी डिजाइनिंग अच्छी से होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, आपका ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए आपके सरफेस पे। ठीक है, जिससे कि सरफेस टेंशन पे कुछ चेंजेस आए और जिससे कैपिलरी जो एक्शन इफेक्ट है वो किसी तरीके से चेंज हो, या फिर कैपिलरी एक्शन में किसी तरीके से कुछ डिस्टरबेंस आए, तो आपका वेल्डिंग की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट जो है वो उसमें ग्रीस ऑयल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए और प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। पता चला ज्यादा थिक सरफेस के लिए आप ब्रैजिंग यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ब्रैजिंग नहीं, वो ब्रैज वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैज वेल्डिंग भी एक टेक्निक होता है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एक होता है आपका ब्रैज वेल्डिंग। सो ब्रैज वेल्डिंग में जो आपका फिलर मेटल, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस welding filler metal is drawn into the joint by means of gravity। ये चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ब्रैज वेल्ड बोल दिया तो वहां पे भी कैपिलरी होने वाला है। अब कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूजिंग क्यों हो गया? ब्रैजिंग और ब्रैज वेल्डिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, रेफरेंस बुक में अगर आपको पढ़ना है तो रेफरेंस बुक में आपको बता देता हूँ, पी एन राव बहुत अच्छी किताब है थ्योरी वगैरह के लिए, तो वो आप पढ़ सकते हैं, तो वहां से भी आप ये चीज पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करिए उसको। तो ब्रेजिंग अलग है, ब्रेजिंग वेराज वेल्डिंग अलग। ब्रेज वेल्डिंग में क्या होता है, आपका जो जो सरफेस है उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, तो वहाँ पर कैपिलरी जो एक्शन है वो सरफेस टेंशन फिनोमेना होता है। तो ज्यादा अगर थिकनेस आपने कर दिया, तो अब जैसे मोटी पाइप में आपको कैपिलरी इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, पाइप थिन होता है तभी कैपिलरी इफेक्ट आपको मिलता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने देखा होगा। ठीक है, सो कैपिलरी अगर सरफेस टेंशन फोर्स इतना ज्यादा है ही नहीं कि जो उस वेट को होल्ड कर पाए, तो कैपिलरी एक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रैज वेल्डिंग होता है वहां पे गैप ज्यादा होता है, इसकी वजह से वहां पर ग्रेविटी डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर जो आपका मेटल जो ड्रॉन होता है ज्वाइंट के बीच में, वो बाई बाई मीन्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ना कि आपके कैपिलरी इफेक्ट की वजह से। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बाकी सारी चीजें सेम होती है, बाकी जो फ्लक्स है और जो फिलर मेटल है वो ब्रैज वेल्डिंग और ब्रैजिंग दोनों ऑपरेशन में सेम है, बस एक डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्सेस यूज करते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए और ऑक्साइड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो बोरेक्स को हम यूज करते हैं इन केस ऑफ ब्रैजिंग एज अ फ्लक्स। जो यहाँ पर फिलर मेटल यूज होता है वो कॉपर जिंक और या फिर कॉपर एल्युमिनियम या फिर कॉपर और सिल्वर का एलॉय होता है। कॉपर सिल्वर आपका महंगा हो जाता है, तो ज्यादातर आपका कॉपर जिंक और कॉपर एल्युमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा इसका यूज अगर आप देखो तो रेडिएटर बॉडीज और पाइप वगैरह के लिए, पाइप वगैरह को ज्वाइन करने के लिए, लीक प्रूफ बनाने के लिए गैस वेल्डिंग का ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये इसका ज्यादातर एप्लीकेशन है। याद करने वाली चीज क्या है, यहाँ पे जो बोरेक्स है ये फ्लक्स यूज होता है, और जो फिलर रॉड है इसको स्पेल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, ब्रैजिंग और ब्रैज वेल्डिंग में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और कैपिलरी एक्शन आपको ध्यान में रखना है, और ये टेम्परेचर याद रखना है कि इन केस ऑफ ब्रैजिंग द लिक्विडस टेम्परेचर आपका जो फिलर मेटल का टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर पॉइंट सिंपल आप कह सकते हो 450 से ज्यादा होता है। ये चीज दिमाग में रख लेना, याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेजिंग ऑपरेशन। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। अब सोल्डरिंग देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे वहां पर था कि आपका, मैंने आपको बताया कि जो लिक्विडस टेम्परेचर आपका फिलर मेटल का वो 450 से ज्यादा होगा, यहाँ पर 450 से कम होगा। सो इन केस ऑफ सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल should would be less than 450 degrees Celsius, 450 degrees Celsius. Okay, and here again the filler metal is drawn into the joint by means of capillary means. So walking is almost same as your bridging operation. Okay, now
Through soldering, we obtain good joint between two plates. The strength of joint is limited by the strength of the filler material used. So the strength of material is totally depend on the filler material used. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है, और जो भी स्ट्रेंथ होता है वो फिलर मटेरियल पे डिपेंड करता है. सोल्डिंग, यू ऑल नो दैट सोल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं. सोल्डिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद प्लेट सर्किट डिजाइन के लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती. वी ऑल ओके. So soldering is generally used for obtaining neat leak-proof joint or low resistance electrical joint. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसको हम यूज करते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट. सोलर वगैरह सबने देखा ही होगा. Since the filler metal reaches the joint by capillary action, again it is essential that joint is designed properly and joints are needed to be clean from grease and oil. The same point which I mentioned in brazing, तो वो चीज यहाँ पर भी होगा. यहाँ पर फ्लक्स में क्या होता है, फ्लक्स यहाँ पर भी यूज होता है ऑक्साइड फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए, एंड दैट फ्लक्स विच वी यूज हियर इज जिंक एंड अमोनियम, जिंक क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो या तो ये यूज होता है या फिर NaCl, ये आपका फ्लक्स यहाँ पे यूज होता है. ओके. एंड नाउ फिलर मटेरियल यहाँ पर क्या यूज होता है, तो फिलर मटेरियल यहाँ पर जो यूज करते हैं वो लेड और टिन का एलॉय होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है काफी. ठीक है, ज्यादातर यूज इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए. तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 450 से कम रहता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस. और एक किसका मेल्टिंग पॉइंट है, आपके फिलर मटेरियल का. and in case of brazing it was more than 450. So this was all about the soldering operation. दोनों में सिमिलरिटी आप समझ में आ गया, कैपिलरी इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग व्हिच वी वांट टू डिस्कस इज वेल्डिंग डिफेक्ट. ओके, सो पहले से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर अंडरकट, वेल्ड अंडरकट. Now what is this weld undercut? For this I have added this diagram. So यहाँ से आप देख कर काफी अच्छे से इसको समझ सकते हो. तो दिस इज योर वेल्डिंग, ये आपका वेल्डिंग. साइड में देखिए यहाँ पे कट आपको दिख रहा होगा, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग. तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम है. ठीक है, यहाँ से आपका ये पूरा डैमेज हो सकता है, क्रैक यहीं से स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस अंडरकट, कैसे आता है, यही चीज हमें यहाँ पे समझना है, और इसका प्रिवेंशन क्या है. सो अंडरकटिंग इज अ ग्रूव, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, दैट डेवलप्स इन द बेस मेटल नियर द टो. अब ये वाला एरिया जो है ये आपका टो एरिया है, या फिर नीचे रूट वाला एरिया में आएगा जो आपको नहीं दिखेगा, रूट ऑफ द वेल्ड. एंड अंडरकट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवर हीटिंग. अब जब ओवर हीट होता है तो ये जो सरफेस वाला पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाता है. जब मेल्ट डाउन हो जाएगा तो इसमें भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा एक तरीके से. और डिस्टॉर्शन के बाद और क्या होगा, यहाँ पर जो इसका भी जो हमने कास्टिंग जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे श्रिंकेज वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसके वजह से यहाँ पर एक तरीके से एक ग्रूव फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड ये ये आपके वेल्ड क्वालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, और जो क्वालिटी वेल्ड है उसको भी एक तरीके से डल कर देगा. तो नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अंडरकट. सो मेल्टिंग यहाँ पे हो रही है. मेल्टिंग किसकी हो रही है, आपके बेस मेटल की हो रही है, साइड से, जहाँ पर रूट और यहाँ पर रूट और आपके जो टो के पास में जो जो कांटेक्ट में जो सरफेस आ रहा है. तो ऑब्वियसली मेल्टिंग कम होगा जब आप ज़्यादा हीट सप्लाई करोगे. ठीक है, तो हीट सप्लाई कम करने के लिए क्या करेंगे, हम करंट कम कर देंगे. तो प्रिवेंशन क्या है, करंट कम कर दीजिए. ठीक है, वेल्ड स्पीड को मैनेज कर लीजिए, ऑप्टिमम वेल्ड स्पीड यूज करिए. ठीक है, आर्क लेंथ को कम आर्क लेंथ यूज करिए, प्रॉपर वेल्ड डिजाइन करिए. ठीक है, आर्क फ्लो को रिड्यूस करिए. तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम जो अंडर कट है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि अंडर कट होता कैसे है. तो मेन रीजन बिहाइंड दिस अंडर कट इज ओवर हीटिंग एंड पुअर वेल्डिंग टेक्निक. ठीक है, एंड दिस कैन बी रिड्यूस बाई, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेजर क्या है, टेम्परेचर, जो आपका करंट है उसको कम करके. ठीक है, करंट और वेल्ड स्पीड और आर्क लेंथ, इन तीनों चीज को कम करके आप इसको कम कर सकते हैं. तो दिस वाज योर अंडरकट. नाउ इनकम्प्लीट फ्यूजन. तो वी ऑल नो दैट व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्यूजन. सो आपका जो ये कैसे होगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन कब होता है, जब आपका हीट कम हो.
ठीक है, हीट जो अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए वो आपको कम मिल जाए, तो यही चीज यहाँ पे लिखा होगा. So this type of defect occur because of improper fusion between base and weld metal, which creates gap in joint, which is not filled with molten metal. Main cause of this defect are low heat input. अगर प्रॉपर हीट इनपुट होता तो ये वाला सरफेस और इसमें प्रॉपर फ्यूजन होता, ये भी फ्यूज होता, ये भी फ्यूज होता और प्रॉपर फ्यूजन होता है यहाँ पे. बट ड्यू टू लैक ऑफ हीट यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूजन यहाँ पे बेस मेटल का नहीं हो पाया और यहाँ पर एक गैप रह जाता है. एंड दिस गैप इज नोन एज योर इनकम्प्लीट फ्यूजन डिफेक्ट. ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, हमें रीजन पता चल गया भाई, लो हीट इनपुट की वजह से ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो लो हीट इनपुट के लिए अब इसको थोड़ा सा हीट इनपुट हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्रॉपर हीट इनपुट यूज करना पड़ेगा, हमें ऑप्टिमम एक तरीके से वेल्डिंग स्पीड यूज करना पड़ेगा. एक तरीके से बहुत हाई स्पीड भी नहीं यूज करेंगे, हाई स्पीड यूज करेंगे तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं हो पाएगी, तो ऑप्टिमल वेल्ड स्पीड हमें यूज करना पड़ेगा. Second thing, we need to do cleaning before performing welding operation, for so that the heat transfer will take place in a proper way. ठीक है, so this was all about incomplete fusion, नाम से ही समझ में आ रहा है. नाउ पोरोसिटी भी आपका गैस डिफेक्ट के अंदर आता है. ठीक है, तो पोरोसिटी के बाद हमें पता है कि भाई जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो कुछ गैसेस जो है वो इंट्रैप हो जाते हैं आपके जो भी आपका वेल्ड फीड है उसके अंदर इंट्रैप हो जाते हैं गैसेस. नाउ व्हाट हैपेंस, उन गैसेस की वजह से, जो इंट्रैप गैसेज है उनकी वजह से जो डिफेक्ट आता है वो आप पोरोसिटी कहते हैं. पोरोसिटी मेनली आपके तीन गैसेस की वजह से आते हैं, वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. आप कहोगे जितने इनर्ट गैसेज यूज करते हैं और ढेर सारे गैसेज, उनकी वजह से क्यों नहीं आता है, उनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है आपके वेल्ड बेड और वेल्ड मटेरियल्स में. ठीक है, इसलिए उनकी वजह से पोरोसिटी इतनी ज्यादा नहीं आती है. सबसे ज्यादा जो पोरोसिटी आती है वो इन तीन गैसों की वजह से आती है. अब ये तीन गैस आते कैसे, वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें कुछ मॉइस्चर है या फिर पहले से आपके जो मटेरियल है वहाँ पर अगर उसमें हाइड्रोजन इंट्रैप्ड है तो वहाँ से हाइड्रोजन आ सकता है, मॉइस्चर से आ सकता है. ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन आ सकता है. नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक गैसेज, इफ एटमॉस्फेरिक गैसेज आर कमिंग इन कांटेक्ट विद योर वेल्ड मटेरियल एंड molten weld pool, then nitrogen can be entrapped inside that. तो ये आपका पोरोसिटी है. तो इसको कैसे रोकेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर सील्डिंग. ठीक है, एंड टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ मॉइस्चर, to remove all kind of oxides, we can reduce porosity. Now slag inclusion. So पहले slag होता क्या है, तो basically when your flux melt down uh, after reaction, and then that part is called slag. So basically the density of slag is very less and it used to float over your molten pool. But what happens, because of high intensity of your arc, some slag सम स्लैग, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई स्लैग है, यहाँ पर कुछ तेज आग कर रहा है, यहाँ पर कुछ स्लैग है. So this slag will feel a little pressure and this slag may go inside this weld pool. Okay, because of this high intensity of arc. Okay, and let's say if this slag do not get proper time to float again, तो क्या होगा, ये अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, अंदर ही यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो स्लैग होता है क्या होता है, फ्लक्स आपका जो पिघलता है उसके बाद जो बाद में जो चीजें बनती हैं उनको हम स्लैग बोलते हैं. और स्लैग का डेंसिटी आपके वेल्ड पूल से कम होता है तो ऊपर फ्लोट करता रहता है. आपका आर्क यहाँ से आता है और कभी कभी आर्क की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि स्लैग को नीचे की ओर दबा देता है वेल्ड पूल, मोल्टन पूल. अब वोल्टेज पूल में आ गया, मान लीजिए टाइम इसको इतना ज्यादा मिला नहीं और यहीं पर सॉलिडिफाई हो गया आपका स्लैग, सॉलिडिफाई हो गया तो ये डिफेक्ट बना देगा क्योंकि आपका ये मेटल है तो अलग है, तो दिस विल कॉज डिफेक्ट. एक रीजन तो ये होता है. एक रीजन क्या होता है कि जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो स्लैग ऊपर एक तरीके से जो आपका लेयर है उसके ऊपर स्लैग फॉर्मुलेट हो जाता है क्योंकि इनकी डेंसिटी कम हो जाती है. एंड आफ्टर वेल्डिंग ऑपरेशन वी जस्ट रिमूव दिस स्लैग बाय चिपिंग ऑपरेशन. ओके, अब क्या है, मान लीजिए आप मल्टी लेयर वेल्डिंग कर रहे हैं, एक बार वेल्डिंग कर दिया और विदाउट रिमूविंग योर this slag, you again start your welding operation. Then what will happen, that slag will entrap inside. Okay, so this is also reason of this slag inclusion. So how can we reduce this slag inclusion? We can reduce this slag inclusion by proper cleaning of your slag, by removal of your slag from previous build and from removal of rapid cooling. So यहाँ पर rapid cooling हो रहा है तभी आपका slag अंदर solidify हो जा रहा है. If there is no rapid cooling, then
there might be possibility that this entrapped slag will come up again. Okay, so this was all about slag inclusions and how we can prevent it. तो यहाँ पर मैंने बताया we can also increase the current density increase करोगे यहाँ पे जो heat बढ़ेगा और heat जब बढ़ेगा तो इसको इतना solidify होने का time नहीं मिलेगा. solidify होने के लिए कम हीट चाहिए होता है. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा हीट होगा, तो ये इन्फ्यूजन कम हो सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द करंट डेंसिटी. ओके, नाउ हॉट क्रैक. So this defect occur basically in fusion zone of the weld. It occurs when the supply of liquid metal available is not enough to fill the space between the solidifying weld metal opened up by shrinkage strain. ये क्या होता है? Let's say this is your welding. This is your welding. So what happens during solidification? In center, there might be possibility of molten metal pool because the solidification will start from the surface. So in between there will be molten weld pool. Okay, now what will happen? Because of solidification, there will be some contraction and there will be some strain, and this strain will pull this surface in this direction, and because of this what happens, some crack may formulate between this. Okay, and this crack is basically known as your hot crack. यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. अब ये अगर यहाँ पर एनफ लिक्विड होता, अगर यहाँ पर एनफ लिक्विड यहाँ पे भरा होता जो कि इस जो क्रैक है उसको फॉर्म होने से रोकता, अगर उस अंदर जो भी लिक्विड है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती कि बाहर से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जो उसको पुल कर रहा है, उसको वो एक तरीके से विथस्टैंड कर पा रहा है, देन देयर विल बी नो क्रैक फॉर्मेशन, देयर विल बी नो हॉट क्रैक. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हॉट क्रैक. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि ऊपर जो डेफिनेशन है उसमें यही चीज आपको बताई गई है कि अगर आपको इनफ मोल्टन मेटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उस क्रैक को फिल करने के लिए, तो आपको यहाँ पर हॉट क्रैक की प्रॉब्लम आती है. और कैसे आती है मैंने आपको बताया. सो लिक्विड कैन नॉट रीच द रीजन वेयर इट इज नीडेड ड्यू टू inadequate supply or blockage or narrow channel between solidifying grains. तो यहाँ पर कहाँ से लिक्विड आएगा बीच में? ठीक है, it can be prevented by preheating of base metals. If you do preheating, then the cooling will be in slow rate and there will be less chances of this hot crack. Increase the cross sectional area of the root bed. If you increase the cross sectional area of the root bed, again the problem of this hot crack can be reduced. So this was all about hot crack. यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि hot crack होता क्या है और कैसे ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो ये कैसे प्रॉब्लम आती है? बीच में यहाँ पर आपका मोल्टेन मेटल रह गया, साइड से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पर जब ये सॉलिडिफिकेशन की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, जो कंट्रैक्शन की वजह से, वो इसको पुल करेगा इस सरफेस को और बीच में यहाँ पर एक क्रैक फॉर्मुलेट हो जाएगा. अगर यहाँ पे मोल्टेन मेटल ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो अगर एनफ है तो वो विथस्टैंड कर लेगा, क्रैक फॉर्मुलेशन नहीं आएगा. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर हॉट क्रैक. नाउ व्हाट इज कोल्ड क्रैक? कोल्ड क्रैक बेसिकली जो हॉट क्रैक है, ये आपका जब मेटल जो थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी अकर होता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल दिस हॉट क्रैक. बट इन केस ऑफ कोल्ड क्रैक दिस प्रॉब्लम अकर्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, so why this problem occurs? This can be seen in and this kind of defect can be seen in heat affected zone. So excessive restraint of the joint which induces very high residual stresses. If there are excessive restraint of the joint, जो कि उसके जो सॉलिडिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो भी है उसको अगर होने से रोक रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तरीके से रेजिडुअल स्ट्रेसेस वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, and martensite transformation making the metal very hard as a result of rapid cooling. Rapid cooling अगर हो रहा है तो वहाँ पे again martensite formulation हो जाता है. ठीक है, so this also makes your metal very hard. Okay, so this is also the reason of your cold crack. Now one more reason of this cold crack is your
हाइड्रोजन इंट्रैपमेंट। सो हाइड्रोजन एक तरीके से हाइड्रोजन गैस जो इंट्रैप हो जाती है आपके हीट इफेक्टेड जोन में, दे कम आउट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कम होने के बाद, तो उसकी वजह से भी क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो भी एक कोल्ड क्रैक का रीजन आ जाता है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस कोल्ड क्रैक? So pre and post heating of weldment help in reducing the and also reducing the cooling rate. कूलिंग रेट अगर रिड्यूस करोगे तो ये हार्ड सरफेस नहीं फॉर्मुलेट होगा, मार्टन साइड फॉर्मेशन नहीं, तो इससे भी आपका कोल्ड क्रैक कम हो सकता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज लैमेलर टीयरिंग। ओके, सो लैमेलर टीयरिंग कुछ इस टाइप में होता है। सो ये आपका वेल्डिंग है। सो ये जो एक तरीके से अगर ऐसा वेल्ड है, ठीक है, तो वेल्ड के हॉरिजॉन्टल, वेल्ड के एक तरीके से, दिस इज योर वेल्ड। तो आप अगर देखोगे तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ लेयर्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कॉल दिस लैमेलर डिफेक्ट। अब ये क्यों होता है देखिए, so generally seen at the edge of your heat affected zone, it appears as a long and continuous visual separation line between base metal and heat affected zone. Why this happens? This basically happens because of impurity. स्टील में ज़्यादा ये होता है, और स्टील में होने का कारण भी है, अगर स्टील में ज़्यादा इंक्लूजन है, जैसे मैग्नीज और ये सब, मैग्नीज है, सल्फर है, तो इनके वजह से इनका जो, ठीक है, सो ये जो आपके इम्प्योरिटीज होते हैं, ये इम्प्योरिटीज के इलोंगेशन की वजह से ये लैमिनार टियरिंग अकर होता है। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखा है, दिस इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड इंक्लूजन। so these are elongated inclusions, manganese, Fe, and your sulfur in the base metal. Okay, it can also caused by weld configuration which gives rise to high residual tensile stress in the transverse direction, जो हमने यहाँ पर देखा अभी कि ये लेमिनार जो डिफेक्ट है ट्रांसफर डायरेक्शन में ही आता है। Okay, so this was all about your defect and all remaining portion of your welding process. So now we have discussed all the theory part of your welding process. Now what is remaining is few questions, practice, and all previous year problems. Since we have discussed I think the 16 questions till now, solar problems later हमने discuss करा है. So I will come up with the session with the only problems. So I'll recommend you to do revision all the previous welding lectures. If you have not seen some lectures, then do cover that lectures. I will also share the whole notes of this welding tonight in your let's say Telegram group. So you can find out notes from there, and you go through all these notes, revise it, and if you are facing any kind of difficulty, write it down. We will have live session. In that session you can just ask, or you can just write in your comment section that this is the problem you are facing. You can also directly post that problem in that Telegram group. So I will address all those problems in live session. So next session will be live, and in that session we will discuss questions. Okay, all previous year questions and good question we will discuss.